इसमें आज हमारे साथ पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की पुनीता कुमार सिन्हा जोड़ी हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस समय मार्केट को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। पुनीता जी, गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग। शुक्रिया आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। अच्छा मोमेंटम मार्केट में और अब ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में अच्छा मूव, इवन आईटी जो बीटन डाउन था वहाँ पर भी पिछले 3-4 दिन में एक शानदार मूव। आपके हिसाब से अभी रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए ठीक है या फिर आपके अगेंस्ट है? सी मेरे ख्याल से अभी न्यूट्रल एनवायरनमेंट है। इस साल जैसे आपने देखा, एक महीना मार्केट ऊपर जाती है, फिर एक महीना नीचे जाती है, क्योंकि अभी इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ग्लोबली अभी भी इतनी क्लियर नहीं है, क्योंकि यूएस में डेट सीलिंग जो है उस पे बहुत बड़ा फोकस आ रहा है जून 1 को। और अगर यहाँ पर जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ, नेगोशिएशंस फेल हो गई, तो वो काफी नेगेटिव इवेंट माना जाएगा यूएस मार्केट्स के लिए। और अगर यूएस मार्केट्स नीचे गई तो बाकी ग्लोबल मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स, इंडिया पर भी उसका असर पड़ेगा। तो एक दूसरा जो यहाँ पर यूएस में देखने को मिल रहा है, इंडिया में इतनी स्ट्रांग रिसेशन का कुछ सिग्नल नहीं दिख रहा, पर यूएस में पहली बार मुझे कई सालों में स्लो डाउन दिख रहा है। रिसेशन आती हुई दिख रही है, जॉब मार्केट थोड़ी वीक हुई है, इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हुई है। और अगर डेट सीलिंग में टॉक्स फेल हो गई, तब अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे कट्स लग गए, तो फिर जो रिसेशन है वो थोड़ी ज्यादा डीपन हो सकती है। पर उसके साथ साथ फिर ये भी होगा कि इंटरेस्ट रेट्स पीक हो गए और उसके बाद में इंटरेस्ट रेट्स में और कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो अभी ये मिक्स सिग्नल्स चल रहे हैं। इंडियन मार्केट्स और बाकी ग्लोबल मार्केट्स काफी रेजिलिएंट रही हैं इस महीना और लास्ट मंथ, एंड मिड कैप्स पर्टिकुलरली, और ब्रेथ भी अच्छी रही है। पर अगर जरा सा भी नेगेटिव न्यूज आए तो उससे फिर ये रिवर्स भी हो सकता है। ओके मैम, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मई एंड अप्रैल हमारे इंडिया की तरफ इमर्जिंग मार्केट्स में और इंडिया की तरफ एफ आई फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। ये फ्लो आपको आगे कैसे नजर, मुझे मुझे मालूम है आपने कुछ रिस्क जो अभी इस वक्त यूएस इकोनॉमी को लेकर अभी काउंट करा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगले 1-2 महीने में आपका लिक्विडिटी फ्लो टुवर्ड्स इंडिया को लेकर उसका अनुमान क्या है? और एक और चीज़ मैम, आपने इस पूरे अर्निंग सीजन को देखा, ये अर्निंग सीजन लगा कैसा आपको? नहीं, अर्निंग सीजन मुझे जनरली अच्छा ही लगा, ठीक लगा। क्योंकि कई सारे कंपनीज में इम्प्रूवमेंट हुई है, और कमोडिटी प्राइसेस में भी थोड़ी सी इस क्वार्टर में वीकनेस के कारण जो सेक्टर्स एंड कंपनीज हैं जिनको इंपोर्ट करने पड़ते हैं रॉ मटेरियल्स, उनको थोड़ा सा फायदा हुआ इस क्वार्टर में एज वेल। इन जनरल आई थिंक इंडिया जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बेसिस पे एक काफी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि चाहे सर्विसेज हो, इंडिया के सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, और साथ साथ इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, और डिमांड जो है इंडिया के लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ग्लोबली। और ये सिर्फ मैं एफआईआई फ्लोज की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं कंपनी स्ट्रेटेजिक्स सब तरह से इंडिया के लिए बहुत स्ट्रांग डिमांड है। चाहे आर&डी हो, चाहे आउटसोर्सिंग हो, चाहे सर्विस एक्सपोर्ट्स हो, चाहे पीएलआई स्कीम लिंक्ड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, इन सभी चीजों पे काफी ग्लोबल फोकस इंडिया की तरफ जा रहा है, और इंडिया काफी बेनिफिट कर रहा है चाइना के कारण। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहेगा। तो इसके साथ साथ एफआईआई फ्लोज भी जनरली स्ट्रांग रहने चाहिए। बस एक वैल्यूएशन डिस्पैरिटी हमेशा बन जाती है जी। कभी इंडिया जो है काफी एक्सपेंसिव लगने लग जाता है बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन में, इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में, तो फिर वो एफआईआई फ्लोज पे थोड़ी दिन के लिए रोक आ जाती है। पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो इंडिया के लिए स्ट्रांग ही है। पुनीता जी, कंजम्पशन स्टॉक्स में बहुत बड़ी रैली देखी हमने, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों। ऑटोमोबाइल में एक जो आपके नॉर्मल ट्रेडिशनल एफएमसीजी स्टॉक्स हैं वहाँ पर यहाँ क्या व्यू होगा आपको? क्या क्या वैल्यूएशंस अब प्रोहिबिटिव हैं या अभी भी यहाँ पर कंसिडरिंग जो हमारी डेमोग्राफी का एक एडवांटेज मिल रहा है हमको, यहाँ पर अभी भी पोर्टफोलियो पोजीशनिंग की जा सकती है?
ऑटोमोबाइल्स में अभी एक पॉजिटिव ट्रेंड ये है कि कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी वीक हुई है, इसलिए उनको थोड़ा मार्जिन बेनिफिट लग रहा है और डोमेस्टिक डिमांड भी पिकअप हो रही है। तो वैल्यूएशंस कुछ कंपनीज में ज़्यादा बेहतर है, कई कंपनीज में इतनी अच्छी नहीं है, बट आई थिंक इन जनरल इस सेक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए अभी। बाकी डिस्क्रेशनरी कंपनीज में भी इंडिया में जो है अभी स्थिति ऐसी है कि ब्रेथ मार्केट में काफी स्ट्रांग रहा है, तो इसके साथ साथ में वैल्यूएशन कई कंपनीज की काफी वो हाई हो गई हैं और कई कंपनीज में अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है, तो स्टॉक फोकस रहना पड़ेगा। चलिए मैम, आपका मोटे तौर पे इंडियन मार्केट्स को लेकर क्या प्रोस्पेक्टिव है उसका एक गेस तो मेरे को मिल गया। अच्छा मैम, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेट हाइक की साइकिल के बाद वर्ल्ड वाइड अगर पहला पॉज कहीं पर आया था तो इट वाज आरबीआई जिसने पहला पॉज लिया, लेकिन उन्होंने अपनी कमेंट्री में ये भी कहा था गवर्नर साहब ने कि इट्स अ पिवट, नॉट अ रिवर्सल पॉइंट, है ना। आपको क्या लगता है कि रेट कट की पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? एक पॉज तो आ गया बट कट की पॉसिबिलिटी लग रही है मैम आपको इस बार? ये डेट सीलिंग के जो टॉक्स है ना, जून 1 को यूएस में, उसके बाद ही पता चलेगा कि नेगोशिएशंस कैसी गई, और अगर रेट पॉज आएगा यूएस में तब इंडिया भी शायद फॉलो करेगा। पर ऑफ कोर्स अब देखिए, इंडिया की इन्फ्लेशन इतनी हाई नहीं थी जितनी की कई और कंट्रीज में हो गई थी, यूएस इन पर्टिकुलर। तो इसलिए आरबीआई ने पहले पॉज इसलिए किया क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी और रेट हाइक्स करने की, वेयर एज यूएस में यहाँ पर सप्लाई चेन बॉटलनेक्स के कारण, वेज हाइक्स के कारण, लेबर शॉर्टेजेस के कारण और कई सारे कारण जो कि इंडिया में नहीं है, उसके कारण यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है और जो स्थिति थी वहां पर यूएस में रेट हाइक्स की जरूरत थी, पर इंडिया में इतनी और जरूरत नहीं थी, इसलिए ये थोड़ी सी डिस्पैरिटी लगी है। पर अभी ऐसा कुछ इंडिया में ऐसा भी कोई माहौल नहीं बना कि रेट काटने की जरूरत है। ऐसे इन्फ्लेशन इतनी स्ट्रांगली तो नीचे नहीं आई, और रिसेशन भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा वीकनेस दिख, बट आई आई भी रेट रिडक्शन आएगा मुझे लग। जी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अपनी बात रखने के लिए। चलिए अब आगे